Hello guys, it's Suhani Jain from Rajasthan. It is our third part of chapter electricity. The previous two parts are already uploaded on YouTube on our channel, so you can check it from there. So in part second we completed up to the topic resistivity. We also completed this formula and SI unit of resistivity. Formula is rho is equals to resistance into length of conductor upon area of cross section, and SI unit of resistivity is ohm meter. Okay, so our next topic of today's session is combination of resistances. So resistance can be combined in two forms or in two ways, we can say. First is series combination and second one is parallel combination. So in series combination the resistances are connected end to end with each other. बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकते हैं. कैसे? एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे. लाइक दीज आर टू एंड्स ऑफ आर रेजिस्टेंस. फर्स्ट R1 we can say it is R2 and it is R3. Okay, so it is of 1 ohm, it is of 5 ohm and it is of 7 ohm. Ohm is the SI unit of resistance. Okay, so in series combination the resistance are connected end to end with each other, or we can say when two or more resistance are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. So next is parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? किसी भी सर्किट के, यहाँ पे कोई सर्किट होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे, किसी भी सर्किट के टू पॉइंट्स के बीच में नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड होते हैं तो उसको अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. लाइक ये टू पॉइंट्स है किसी सर्किट के, यहाँ पे ये थ्री रेजिस्टेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सो इट इज़ कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, so when two or more resistances are connected between the same two points, they are said to be connected in parallel. ये तो था इनका normal explanation. Now we'll study two laws. So first we'll complete the topic resistances in parallel. So law of resistances in parallel. According to the law of resistances connected in parallel, the reciprocal of combined resistances of a number of resistance connected in parallel is equal to the sum of reciprocals of all individual resistances. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो जितने भी रेजिस्टेंस है उनका जो टोटल होगा उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल. मीन्स जैसे इसी केस की अपने बात कर लेते हैं, इनका तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसका रेसिप्रोकल. सो जो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? इन तीनों के इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल. ओके, अभी अपने फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद उनका डेरिवेशन भी करेंगे, सो आपको समझ में आ जाएगा. सो 1/r इक्विवेलेंट is equals to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 plus dot dot dot. मीन्स नंबर ऑफ जो भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सब का रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट. और यहाँ पे देखो मैंने स्टार लगा के लिखा है, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो फर्स्ट इज़ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज़ लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो भी इस केस के अंदर रेजिस्टेंस होगा, जैसे अपने इसकी बात करते हैं, इस केस में स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 2 ओम का. तो जो इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा ना इस फॉर्मूले से, वो 2 ओम से डेफिनेटली छोटा ही आएगा. अगर छोटा नहीं आता है मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग है. सेकंड, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस. आर रिफर्स टू रेजिस्टेंस यार. जो इन तीनों के अक्रॉस में वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? सेम रहेगा. मीन्स कांस्टेंट होगा, तीनों के अंदर सेम ही वोल्टेज होगा. ऐसे नहीं है कि एक के अंदर जैसे वोल्टेज है 2 वोल्ट का
और दूसरे के अंदर आ गया 3 वोल्ट का, चौथे तीसरे के अंदर आ गया 5 वोल्ट्स का। ऐसा नहीं होगा। अगर एक के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो तीनों के अक्रॉस 2 वोल्ट का ही रहेगा। एंड थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट वी कैन से लाइन और थिंग इज़ दैट यहाँ पे करंट जो है वो डिफरेंट होगा। ईच रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो करेगा उसकी वैल्यू और अमाउंट चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 ओम वाले में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो इन दोनों के अंदर 1 एम्पियर का फ्लो नहीं करेगा, या तो 1 एम्पियर से कम का होगा या 1 एम्पियर से ज़्यादा का होगा। गॉट इट? ओके गाइज, यहाँ पे देखिए मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया है और डेरिवेशन भी कर दिया। ना आई विल एक्सप्लेन इट यू। सो यहाँ पे ये सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है V वोल्ट्स की। यहाँ पे एक बार अपने जनरल टर्म से डिराइव कर रहे हैं, बट अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आप इनके अंदर जब अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है V वोल्ट्स की। I का करंट, I एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है और ये जो I एम्पियर का करंट है ये 3 में डिवाइड हो रहा है। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो तीनों में एक एक करके डिवाइड हो रहा है। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल है? I के इक्वल, टोटल करंट के इक्वल। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 जो कि A और B पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है पैरेलल में। फिर ये I करंट ही यहाँ वापस से फ्लो कर रहा है और बैटरी तक आ रही है। अपना सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि अपने 1/R इक्विवेलेंट को 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल कैसे लाते हैं। सो टोटल करंट I है, ये अपन ने लेट किया है एंड वी नो दैट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड ऑल्सो वी नो दैट ओम्स फॉर्मूला से अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था I इज इक्वल्स टू V/R का। आई थिंक यू रिमेंबर इट। सो I इज इक्वल्स टू V/R। यहाँ पे V जो है वो वोल्टेज है, जितने वोल्ट्स की ये बैटरी है ना उतने का वोल्टेज है ये। एंड R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। मीन्स इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि हमें निकालना है। ओके, सो अब इस फॉर्मूला में ये जो लिखा है अपन ने, नॉट फॉर्मूला, जो यहाँ पे है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके अंदर अपने I की वैल्यू पुट कर देते हैं। अपन ने अभी पढ़ा था, मैंने लास्ट 3 पॉइंट्स के अंदर आपको बताया था कि पैरेलल जब भी कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज सेम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू अपने को पता है V/R एंड यहाँ पे अपन ने V1/R1 क्यों नहीं लिखा I1 को, क्योंकि V सेम है। सो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ओके, V/R इज इक्वल्स टू, यहाँ से अपन ने V कॉमन ले लिया है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया है तो 1/R इक्विवेलेंट वाला ये मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है और डिराइव किया है। ये नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस पे अप्लाई होता है। अगर 2 रेजिस्टेंस होंगे तो भी वही होगा एंड अगर 2 से ज़्यादा कितने भी रेजिस्टेंस हो, 100, 1000, लैक्स, सब के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपके न्यूमेरिकल में बहुत 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 काम आएगा ये फॉर्मूला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ आवर फॉर्मूला। So now our next topic is resistances in series and also अगर आपके पास 1/R इक्विवेलेंट आ जाता है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। इट इज़ सो कॉमन, फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, द combined resistance of any number of resistance is equal to the sum of individual resistances। मीन्स जो अपन ने एग्जांपल लिया था जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं,
एक होता है 1 ओम का, एक होता है 2 ओम का और एक होता है 5 ओम का। ओके, सो यहाँ पे इनका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 + 2 + 5 दैट इज़ 8 ओम्स। ये इसका इक्विवेलेंट है और इसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 + ... नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। एंड इसके अंदर दो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, इसके अंदर करंट सेम रहता है बट वोल्टेज डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि वोल्टेज सेम होता है बट करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज़ के अंदर अपोजिट होता है, करंट सेम होता है बट वोल्टेज डिफरेंट होता है। सो अब अपने इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। सो गाइस अब अपने डेरिवेशन पे हम मूव करते हैं। सो इट इज़ आवर सर्किट फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, it is ammeter and I current will flow, it is voltmeter। मैंने उसके अंदर पैरेलल वाले सर्किट में कनेक्ट नहीं किए थे दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर आप चाहते तो आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। सो वी नो दैट V विच इज़ टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू V1 + V2 + V3। तीनों के अंदर अलग अलग वोल्टेज होगा सीरीज़ में, एंड I विल रिमेन सेम। सो V इज़ इक्वल्स टू IR, ये भी हमने किससे लिया था, ओम्स लॉ से निकाला था फॉर्मूला। सो V1 इज़ इक्वल्स टू IR1, V2 इज़ इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इज़ इक्वल्स टू IR3। अब इसके अंदर अपने पुट कर देते हैं, IR इज़ इक्वल्स टू IR1 + IR2 + IR3। I कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 + R2 + R3। I से I कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट आर फॉर्मूला R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। इसी के साथ में अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज़ और पैरेलल, ये क्या है, अपने होम के अंदर, अपने घर के अंदर कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट हमें यूज़ करने चाहिए, कब और कैसे। सो विल स्टडी इन दिस टॉपिक अबाउट दैट। नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सपोज़ करें, अपने एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करो कोई फेस्टिवल है, मान लीजिए दिवाली, और आपको पूरे हाउस में लाइटिंग लगानी है, और मान लीजिए आपको 100 बल्ब्स एक दूसरे से जॉइन करने हैं। सो उसके अंदर आप क्या करेंगे, सीरीज़ में उनको जॉइन करेंगे या पैरेलल में, आपको नहीं पता किस में जॉइन करना चाहिए। सपोज़ कीजिए हमने सीरीज़ में उनको जॉइन किया है, तो एक दूसरे से वो सारे के सारे जॉइन होंगे, तो हम उनको एक ही स्विच से सबको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर करंट सेम होगा और वन एंड टू एंड एक दूसरे से जॉइन होंगे। तो उनके लिए एक स्विच से अगर अपने ऑन करते तो सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा और सबके अंदर करंट जाके एक एक बल्ब को ऑन कर देगा। और अगर उसी टाइम सपोज़ कीजिए हमने पैरेलल में उन सबको जॉइन कर दिया है, तो 100 के 100 बल्ब्स के लिए अलग अलग स्विचेस चाहिए होंगे हमको, क्योंकि एक से सेम करंट फ्लो नहीं करेगा उनके अंदर, और सर्किट भी पूरा नहीं हो सकता जब तक अपने सारे स्विचेस को ऑन नहीं कर देते। हर एक पैरेलल की ये अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ेंगे सीरीज़ और पैरेलल की। तो पैरेलल की डिसएडवांटेज है कि उनके लिए हर एक अप्लायंस के लिए अलग स्विच नेसेसिटी है। सो पैरेलल में अगर हम उसको 100 बल्ब्स को जॉइन कर देते हैं सपोज़ कीजिए, तो 100 स्विचेस अपने को ऑन करने होंगे। वो दिवाली के टाइम पे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इस टाइम पे क्या अपने लिए सेफेस्ट साइड होगी कि अपने उनको सीरीज़ में जॉइन कर देते हैं। एंड उसी टाइम अगर सपोज़ कीजिए, अगर आपके घर की बात कर लेते हैं, आपके घर के अंदर आपने भी ये बात नोटिस की होगी ऑब्वियसली कि हर एक अप्लायंस के लिए, मान लीजिए ट्यूबलाइट है, बल्ब और फ़ैन है, उन तीनों के लिए अपना अलग अलग स्विच होता है। और अलग स्विच किसके अंदर होता है, पैरेलल के अंदर। क्यों अपने अपने घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शन करवाते हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस है, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस है, वो सब अपने इस टॉपिक में अभी कवर करेंगे। ओके,
सो फर्स्ट विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। तो एक डिसएडवांटेज, सबसे मेन फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही स्विच होता है जिसकी वजह से कोई भी अप्लायंस को अपने सेपरेटली ऑन या ऑफ़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक को ही ऑन करना चाहते हो तो आपको सारों को ऑन करना पड़ेगा। और जैसे अपन ने 100 बल्ब्स को ज्वाइन किया था, अगर मान लीजिए आप उनमें से किसी एक को ही ऑन करना चाहते हैं, बाकी 99 को ऑफ़ करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उस एक के साथ में 99 को ऑन करना पड़ेगा क्योंकि एक ही स्विच है, और उससे बिल भी ज़्यादा आएगा क्योंकि अगर आपको 99 की ज़रूरत ही नहीं है फिर भी आप उसको ऑन कर रहे हो तो उनका बिल तो आपका फालतू में ही आएगा ना, मीन्स। और सेकंड क्या है, अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स एज ऑफ पावर लाइन। पावर सप्लाई लाइन की कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट ईच एंड एवरी हाउस के अंदर आती है। सो हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट्स की वोल्टेज नहीं सप्लाई होगी क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन के अंदर वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के लिए और हर एक अप्लायंस के लिए अलग होती है। एंड थर्ड क्या है, इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग देन द अदर अप्लायंसेस विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। ऐसा क्यों होता है? अगर एक अप्लायंस का काम करना बंद हो गया, मीन्स वो किसी डिफेक्ट की वजह से काम करना बंद कर देता है, तो सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए अपने जो 100 बल्ब्स हमने ज्वाइन किए थे उनके अंदर कोई एक में डिफेक्ट आ गया है, तो उससे जितने भी 100 के 100 उससे किस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, सो करंट की वैल्यू उनके अंदर सेम फ्लो कर रही है। अगर एक से करंट पास नहीं हो पाएगा तो उससे आगे वो करंट कैसे पास कर पाएगा? उस एक पे ही करंट पास करना स्टॉप कर देगा। और अगर करंट पूरे सर्किट में से फ़्लो नहीं कर पाएगा तो सर्किट विल ऑटोमेटिकली क्लोज, जिसकी वजह से सारे के सारे अप्लायंसेस अपना वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। और इसकी ये भी बड़ी डिसएडवांटेज है कि अपने उसको सारे के सारे वर्क करना तुरंत के तुरंत स्टॉप कर देते हैं, तो अपने ये भी नहीं देख सकते कि कौन सा जो अप्लायंस है वो उसके अंदर डिफेक्ट है ताकि अपने उसको ठीक करवा सके, तो उसके लिए भी अपने इजीली नहीं ढूंढ सकते हैं। ये इसकी थर्ड डिसएडवांटेज है। फोर्थ, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है उस सर्किट का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इंक्रीज़। जैसे मान लीजिए अगर अपन ने 1 ओम के तो जनरली अपने नहीं लेते हैं, मान लीजिए 2 ओम के बल्ब्स अपन ने दिए हैं जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है हर एक का, तो भी 100 बल्ब्स के लिए 200 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। सो सीरीज़ के अंदर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से करंट जो फ्लो करता है पावर सप्लाई लाइन से आने के बाद में उसकी वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा लो होती है। सो अब ये डिसएडवांटेजेस थी 4 सीरीज़ की, और जो सीरीज़ की डिसएडवांटेजेस हैं वो चारों के चारों पैरेलल की एडवांटेजेस है। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा कि हर एक के अंदर अपना अपना स्विच नहीं होता है सीरीज़ में, तो पैरेलल के अंदर हर अप्लायंस का खुद का स्विच होता है जिसकी वजह से वो टर्न्ड ऑफ या ऑन हो सकते हैं सेपरेटली। से फर्स्ट एडवांटेज है किसकी? पैरेलल की। सो सेकंड इज़ कि जो 220 वोल्ट का पावर सप्लाई लाइन के थ्रू वोल्टेज आता है वो ही हर एक अप्लायंस में फ़्लो करता है, जिसकी वजह से वोल्टेज की कमी नहीं होती है या वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो पाता है। एक ही पूरे अप्लायंस सारे के सारे अप्लायंसेस में फ़्लो करता है जिससे करंट की वैल्यू भी मेंटेन रहती है। तो थर्ड थी कि अगर एक अप्लायंस कोई अपना वर्क करना स्टॉप कर देता है तो सारे के सारे अप्लायंसेस अपना वर्क करना स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, तो दो एंड्स के बीच में ही कनेक्टेड है, जिसकी वजह से बाकी सब में वो करंट फ्लो करेगा, सिर्फ वो एक ही काम करना बंद करेगा और अपने इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसके अंदर डिफेक्ट आया है। फोर्थ, रेजिस्टेंस जो होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि अपन उस फॉर्मूले से नहीं, जब अपने उसका डेरिवेशन देख रहे थे तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में स्टार करके बताया था
कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टेंस है, जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस है ऐसा अप्लायंस, उससे भी कम होगा ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और इजीली और इफ़ेक्टिवली अपने सारे के सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं। सो ये थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी के साथ में अपना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपने मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले ये भी बता देती हूँ कि अपना वो क्वेश्चन का आंसर भी अपने को मिल गया है कि पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है घर में। क्यों होता है? क्योंकि उसके 4 एडवांटेजेस होती हैं, उसकी वजह से घर में अपने नॉर्मली क्या सबके घर में पैरेलल कनेक्शन ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज़ इलेक्ट्रिक पावर। सो ये आपने 9th में भी पढ़ा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। सो P फॉर पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन का W एंड टाइम टेकन का T, तो P इज इक्वल्स टू W/T। फिर SI यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 अपॉन में 1 सेकेंड। कैसे? क्योंकि जूल क्या होती है? वर्क की SI यूनिट और सेकेंड होती है टाइम की। तो इस फॉर्मूले में बस अपन ने SI यूनिट्स सबकी लिख दी है। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड और जूल सेकेंड माइनस 1। और फिर इलेक्ट्रिक पावर की एक और डेफिनेशन भी है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क डन सेम है। यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर का? P इज़ इक्वल्स टू E/T और E इज़ इक्वल्स टू P इंटू T। फिर अपने फॉर्मूला डेरिवेशन पर चलते हैं पावर के। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो अभी अपन ने पढ़ा कि P इज़ इक्वल्स टू W/T, और सेकंड फॉर्मूला ये वाला पढ़ा अभी सेकंड। अब अपने थर्ड फॉर्मूला पे चलते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है पावर का। तो सबसे पहले तो इसी से अपने उसको डिराइव करेंगे। तो वी नो दैट W इज़ इक्वल्स टू V इंटू Q। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? Q मीन्स चार्ज है। कहाँ पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस जब अपने पढ़ रहे थे उसका जब फॉर्मूला निकाला था, तो V इज़ इक्वल्स टू W/Q था। तो W इज़ इक्वल्स टू V इंटू Q हो गया और W इज़ इक्वल्स टू VIT। Q का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था I इंटू T। ये कहाँ पढ़ा था? जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जब अपने निकाल रहे थे तब ये पढ़ा था। तो यहाँ पे ये Q की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो W इज़ इक्वल्स टू VIT हो गया है। अब W की इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो P इज़ इक्वल्स टू VIT अपॉन में T से T कैंसिल, तो पावर का थर्ड फॉर्मूला जो है वो यहाँ से डिराइव हो गया है, P इज़ इक्वल्स टू VI। अब इससे अपने आगे और फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। तो अपना नेक्स्ट फॉर्मूला भी अपने डिराइव कर लेते हैं। इसी से डिराइव करेंगे तो P इज़ इक्वल्स टू VI, ये अभी अपन ने डिराइव किया। देन P इज़ इक्वल्स टू IR इंटू R। क्यों? ये बिकॉज का साइन है, बिकॉज V इज़ इक्वल्स टू IR, ये अपन ने ओम्स लॉ से डिराइव किया था। तो V की जगह IR पुट किया तो पावर का फोर्थ फॉर्मूला आ गया I²R। फिर फिफ्थ फॉर्मूला, तो P इज़ इक्वल्स टू VI, इसी से डिराइव करेंगे। यहाँ पे V की जगह IR रखा था, यहाँ पे I की जगह V/R रख दिया, तो P का फॉर्मूला आ गया V²/R। ये 5 फॉर्मूले पावर के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वॉट आर। अब वॉट आर क्या होता है? 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 hour। क्या मतलब हुआ कि 1 watt hour क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अमाउंट होती है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है किस अप्लायंस में? ऐसा अप्लायंस जिसका पावर हो 1 watt का और उसको अपन ने 1 घंटे के लिए यूज़ किया। मुझे पता है अभी नहीं समझ आएगा और क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक अप्लायंस है, बल्ब है, जो कि 1 watt पावर का है, 1 watt पावर का है और उसको अपन ने 1 घंटे तक यूज़ किया। तो जितनी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी ना,
उतनी अमाउंट को क्या बोलते हैं, 1 वॉट आवर। मीन्स तब अपने बोलेंगे कि 1 वॉट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, पता है। बट जूल क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, इसलिए जब लार्ज अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की निकालनी पड़ती है अमाउंट, तो बड़े पैमाने पे जब निकालते हैं तो उसकी कमर्शियल यूनिट को यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को अपने KWH लिखते हैं, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, यूनिट। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि जो मीटर लगा हुआ होता है घर के सबके घर पे, उस मीटर के अंदर यूनिट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आती है, जैसे आपने 10 यूनिट यूज़ की है, 15 यूनिट यूज़ की है, 20 यूनिट यूज़ की है, तो वो यूनिट्स आती है और फिर एक यूनिट की वैल्यू डिसाइडेड होती है। उस डिसाइडेड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपने को अपना बिल पे करना पड़ता है। जितनी अपने, मान लीजिए एक यूनिट की वैल्यू है 5 रुपीज़ और आपने 20 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं एनर्जी के, तो वो 20 यूनिट्स क्या होंगे, मीन्स 20 किलोवाट आवर की आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो आपका टोटल बिल कितने का आएगा, 20 × 5 विच इज़ ऑफ 100 रुपीज़। ये मैंने बहुत सिंपल सा बताया, सिर्फ 5 रुपीज़ ही वैल्यू नहीं होती है, और अपने यूनिट्स भी सिर्फ 20 अपने कंज्यूम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम करना मीन्स यूज़ करना अपने घर पे उसको, या जहाँ का भी अपने बिल निकालते हैं, मीटर जहाँ लगा हुआ होता है, तो इसको कॉमनली क्या कहते हैं, यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर, अब किलोवाट, किलो जहाँ पे यूज़ हो जाता है मीन्स 1000 से कुछ ना कुछ रिलेट किया हुआ है, तो किलो वॉट है मीन्स 1000 वॉट, आवर का आवर। ऐसे ही वॉट की ऐसा यूनिट अपन ने जूल बाय सेकंड पढ़ी थी, तो जूल बाय सेकंड पुट कर देते हैं। और आवर को अपने अगर सेकंड्स में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है तो अपने इसको कुछ ना कुछ हटाने की ट्राई करते हैं, तो 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होती हैं, विच इज़ 60 × 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे 3600 सेकंड्स है और यहाँ पे 1000 जूल बाय सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36 लाख जूल्स। 3 जीरो यहाँ के और 2 जीरोज़ यहाँ के। तो अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहे या सिंप्लीफाई करना चाहे तो लिखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल्स। मीन्स 1 किलोवाट आवर के अंदर इतने जूल्स होते हैं। यहाँ पे अपना कमर्शियल यूनिट का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक अपना पावर, कमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वर्क डन सब कुछ कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर। हाई रेजिस्टेंस वायर कोई भी वायर हो सकता है, किसी एलॉय का जो वायर होता है वो उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो नाइक्रोम का अपने यहाँ पे ले सकते हैं एग्जांपल। द वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई भी जैसे नाइक्रोम वायर है, उसको अपन ने उसके अंदर से करंट पास करवाया, तो बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर वो करंट को पास करने के लिए अपोज करे, और जब वो करंट को फ्लो करने में अपोज करेगा तो उसके जो वायर होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा और उससे हीट प्रोड्यूस होगी। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो हीट तो प्रोड्यूस होती है ना, तो इसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका फॉर्मूला अपने डिराइव करते हैं। W का वर्क डन है W, उसका फॉर्मूला अपन ने देखा था, W = VIT, और वर्क डन और एनर्जी सेम है, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी अपने बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की, तो हीट एनर्जी को अपने H से डिनोट करते हैं, तो H = VIT, और V की जगह अपने क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, IR, तो H = IR × I × T, दैट इज़ H = I² RT।
ये डेरिवेशन जितने भी फॉर्मूलाज के मैंने आपको बताया बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो आप इनको मिस मत कीजिएगा प्लीज़। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस्ड, ये जो हीट प्रोड्यूस है इस लॉ के अकॉर्डिंग, इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड टी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये हीट, आई स्क्वायर के, आर के और टी के। मीन्स ये कहता है कि एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, नॉट आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रेजिस्टेंस के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन, जितने टाइम के लिए अपने करते हैं उसके लिए। ना लास्ट और फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, वाटर हीटर्स एट्सेट्रा। तो इन सब की वर्किंग के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है, किसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर सेकंड, यूटिलाइज्ड इन बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। अब जो बल्ब होता है उसके अंदर कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, टंगस्टन इज़ अ मेटल। तो टंगस्टन जो होता है वो वाइट हॉट बन जाता है, एकदम वाइट हॉट हो जाता है, किसकी वजह से, उसके अंदर जैसे ही अपने करंट पास कराते हैं उसकी वजह से, मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से वो लाइट को एमिट करता है। फिर थर्ड एंड लास्ट जो है, यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो फ्यूज़ के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। अब फ्यूज़ का आगे टॉपिक आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर, तो उसमें अपने पढ़ेंगे। तो फ्यूज़ के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं ताकि हाउस होल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट विल मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।